मनीषा आज अपनी सहेली की बहन की शादी में आई हुई थी। बहुत सारे लोगों के बीच में मनीषा अपने आप को बिल्कुल अलग अलग महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके कपड़े बिल्कुल सादे थे और अभी तक कुछ औरतें देखकर आपस में बातें भी कर चुकी थी। तभी उसकी दोस्त रूपा वहां आ जाती है। अरे मनीषा, तू यहाँ क्यों खड़ी है? चल मैं तुझे अपनी बहन से मिलवाती हूँ। रूपा, मुझे लगता है मुझे शादी में आना ही नहीं चाहिए था। सबने देख कितने महंगे कपड़े पहने हैं और सब मुझे ही देख रहे हैं। तू भी पागल है, अच्छी लग रही है। अरे देख, मेरी बहन आ गई। कुछ रिश्तेदार रूपा की बहन को लेकर आ रहे थे। रूपा की बहन ने इतना सुंदर लहंगा पहना हुआ था कि मनीषा की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। रूपा, तेरी बहन का लहंगा तो बहुत सुंदर है ना? सचमुच में मैंने भी अपनी बहन से यही कहा था। तुझे पता है उसके ससुराल वालों ने ये लहंगा दिया है, पूरे 35,000 का है। ये कहकर रूपा तो अपनी बहन के पास चली गई, लेकिन मनीषा के कानों में अभी भी रूपा के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे। लहंगा 35,000 का है। और मनीषा जब घर आ गई तब वो अपनी माँ को दुल्हन के लहंगे के बारे में बताने लगी। माँ, अगर तू देखती तो देखती रह जाती। सचमुच में इतना प्यारा, इतना सुंदर लहंगा। माँ, मैं भी अपनी शादी में ऐसा ही ब्राइडल लहंगा पहनूंगी। तू तो एकदम बुद्धू है। अरे तेरी सहेली रूपा तो बहुत अमीर है। हम दोनों माँ बेटी मोमोज बेचकर किसी तरह अपना गुजारा कर रही हैं। और तुझे क्या लगता है तेरे लिए किसी शहजादे का रिश्ता आएगा? ना मेरी बेटी, ना। ऐसे सपने नहीं देखते जिनके पूरा ना होने पर दुख हो। माँ, गरीब हैं तो क्या हुआ? क्या सपने भी नहीं देख सकते? बस मैंने तो सोच लिया है, मैं बिल्कुल वैसा ही ब्राइडल लहंगा पहनूंगी। मनीषा और उसकी माँ दोनों ही शाम के समय बाजार में मोमोज बेचने का काम किया करती थी। हाल ही में मनीषा ने कॉलेज में एडमिशन लिया था और रूपा वहीं पर उसकी दोस्त बन गई थी। अगले दिन सुबह। माँ बिल्कुल सही कह रही है कि हमें ऐसे सपने नहीं देखना चाहिए, लेकिन लहंगा तो मैं ऐसा ही बनवाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे काम ही क्यों ना करना पड़े। खाली मोमोज बेचकर तो इतने पैसे जमा नहीं हो सकते। अरे उठते ही क्या सोचने लगी? देख घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, कॉलेज नहीं जाना है क्या? अपनी माँ के कहने पर मनीषा जल्दी से उठती है और तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। लेकिन आज उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। रह रहकर रूपा की बहन का वो ब्राइडल लहंगा उसकी आंखों के आगे घूम रहा था, और उसे इस तरह ख्यालों में गुम हुआ देख क्लास में मैम को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाकर मनीषा का ध्यान अपनी तरफ करती हैं। मनीषा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस मैं तो ब्राइडल लहंगे के बारे में सोच रही थी। उसकी बात सुनकर सारी क्लास हंस पड़ती है और टीचर उस पर गुस्सा होती है। लगता है तुम्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। तुम्हें तो शादी करनी है तो घर जाओ और जाकर अपने मम्मी पापा से कहो कि तुम्हारी शादी कर दे। नहीं नहीं मैम, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो बस ब्राइडल लहंगा चाहिए। टीचर मनीषा को घूर कर देखती है। उसके बाद मनीषा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चुपचाप बैठ जाती है। टीचर के चले जाने के बाद, क्या बात है मनीषा, तुमने तो आज टीचर की बोलती ही बंद कर दी। तुम्हें कैसा ब्राइडल लहंगा पसंद है? बहुत सुंदर, लाल चटक रंग का, जिस पर सुंदर गोल्डन वर्क हो। सच कहती हूँ, मैं अपनी शादी में बहुत ही सुंदर लहंगा पहनूंगी। लगता है तुमने जो लहंगा पसंद किया है वो बहुत महंगा होगा। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? मनीषा अपनी गर्दन नामे हिलाती है और फिर उस लड़की से कहती है कि वो पैसे जमा करेगी और फिर अपने लिए ब्राइडल लहंगा लेगी। घर आने के बाद वो शाम को अपनी माँ के साथ मोमोज बेचने के लिए बाजार आती है। 4 प्लेट मोमो पैक कर दो। ये लो, 200 रुपए हुए। 200 रुपए कैसे? कल तक तो 30 रुपए की प्लेट थी। हाँ तो रात गई बात गई, आज 50 रुपए की प्लेट है। 30 रुपए में मोमोज बेचेंगे तो लहंगा कैसे खरीदूंगी? ये तुम क्या कह रही हो? तभी मनीषा की माँ उनकी बातें सुन लेती है और वो उस लड़के से कहती है, कुछ नहीं बेटा, ये तो पागल हो गई है। मोमोज अभी भी 30 रुपए की प्लेट है। वो लड़का बार बार मनीषा को पलट पलट कर देख रहा था और फिर वहां से चला जाता है। और मनीषा की माँ मनीषा को डांट लगाती है। दिमाग ठीक है तेरा? वैसे ही राम राम करते हुए ये थोड़े से मोमोज हमारे बिक जाते हैं, ऊपर से तूने 50 रुपए की प्लेट बता दी। हाँ तो क्या हुआ? जब तक पैसे नहीं बढ़ाएंगे तो पैसे इकट्ठे कैसे होंगे? और पैसे इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर मैं ब्राइडल लहंगा कैसे लूंगी? ये सुनकर मनीषा की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो एक थप्पड़ मनीषा को मारकर कहती है, खबरदार जो अब लहंगे का नाम लिया। उसके बाद मनीषा अपनी माँ के सामने लहंगे का नाम नहीं लेती, लेकिन जब भी उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते उनमें से बचा लेती। उसके घर से कॉलेज 8 किलोमीटर था। वो आने के भी पैसे बचा लेती, कॉलेज से घर पैदल आने लगी, और जब वो लेट घर पहुंचती तो अपनी माँ से डांट खाती। हे भगवान, कौन सी घड़ी थी जो तू उसकी शादी में चली गई? जिंदगी अजाब बना ली है तूने। एक बात कान खोलकर सुन ले, कल से अगर तू बस में नहीं आई तो मैं तेरा कॉलेज छुड़वा दूंगी। मनीषा कोई जवाब नहीं देती है।
चुपचाप अपना काम करने लगती है और देखते ही देखते 2 साल गुजर जाते हैं। मनीषा अपनी पढ़ाई का तीसरा साल कंप्लीट कर रही थी, लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी उसके दिमाग से ब्राइडल लहंगे का भूत नहीं उतरा था। एक दिन वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ एक बड़े मॉल में जाती है और वहां पर सुंदर सुंदर ब्राइडल लहंगे को देखकर वो सपनों की दुनिया में खो जाती है। मनीषा देखती है कि वो दुकान पर लहंगे खरीद रही है और उसे कोई लहंगा पसंद नहीं आ रहा है और सेल्समैन बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, मैम ये हमारी दुकान का सबसे महंगा लहंगा है। ये तो बस ठीक ठाक है, मुझे कोई और लहंगा दिखाओ जो बहुत सुंदर हो। तभी मनीषा के सामने दुकान का मालिक आ जाता है, जिसके हाथ में बहुत सुंदर लहंगा होता है, जिसे देखकर मनीषा की आंखें खुशी से फैल जाती हैं। हाँ, यही तो वो लहंगा है जो मैं लेना चाहती थी। कितने का है ये लहंगा? ज्यादा महंगा नहीं है, बस 65,000 का ही है। तभी मनीषा सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है। एक लड़का उसके पीछे ही खड़ा हुआ था और उसके कंधे पर हाथ मारकर उसे उठा रहा था। क्या हुआ मैम, खड़े खड़े सो गई आप तो? ओह, और तुमने तो मेरा सारा सपना ही खराब कर दिया। मैं बस ब्राइडल लहंगा खरीदने ही वाली थी। अरे ये तो तुम हो, तुम मोमोज बेचती हो ना? हाँ, बेचती हूँ तो क्या मोमोज बेचने वाले लहंगा नहीं खरीद सकते? तभी मनीषा की दोस्त भी वहां पर आ जाती है और मनीषा से कहती है कि तू यहाँ क्यों रुक गई। मनीषा उस लड़के को घूरते हुए वहां से चली जाती है और वो लड़का मनीषा की इस हरकत पर मुस्कुरा देता है। देखते ही देखते कुछ समय और आगे निकल जाता है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मनीषा कॉलेज से घर आ रही थी कि तभी एक औरत के पास 2 लड़के आते हैं और उसका पर्स और कीमती सामान छीनने लगते हैं। वो औरत बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। तभी मनीषा अपना बैग उतार कर हाथ में ले लेती है और उन लोगों को मारने लगती है। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम ना आती तो वो मेरा पर्स छीन कर ले जाते। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई है ना? पता नहीं मेरा बेटा कहाँ रह गया। आप घबराओ मत, ये लो मेरे पास थोड़ा सा पानी है, ये पानी पी लो और जब तक आपका बेटा नहीं आ जाता मैं यहीं पर हूँ आपके साथ। तभी मनीषा देखती है कि मॉल में जिस लड़के ने उसे सपने से जगा दिया था वही उस औरत का बेटा था। क्या हुआ माँ? और जा आइसक्रीम लेने। देखो अभी मेरा पर्स चोरी हो जाता। वो तो भगवान का शुक्र है ये बहादुर लड़की यहाँ पर आ गई और वो लोग यहाँ से भाग गए। अरे तुम तो वही हो ना जो मोमोज बेचती हो? हाँ, तो क्या मोमोज बेचने वाले किसी की जान नहीं बचा सकती? बेटा, क्या तुम इसे जानते हो? हाँ माँ, बस इतना जानता हूँ कि ये और इसकी माँ मोमोज बेचते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाते हैं, और ये लड़की हमेशा ब्राइडल लहंगे में खोई रहती है। हाँ, खोई रहती हूँ। तुम्हें क्या दिक्कत है? देख लेना, मेरे पास एक दिन सबसे महंगा ब्राइडल लहंगा होगा। तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो और तुम्हें तुम्हारा ब्राइडल लहंगा जरूर मिलेगा और मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये लो बेटी, कुछ पैसे रख लो। नहीं नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है। ये पैसे अपने इस बेटे को दे दो। जब देखो हमेशा मोमोज बेचती है, मोमोज बेचती है कहता रहता है। इन पैसों से ये मोमोज खरीद लेगा। ये कहकर मनीषा वहां से चली जाती है। लेकिन वो औरत बहुत देर तक मनीषा को जाते हुए देखने के बाद अपने बेटे से कुछ बातें करती है और उसका बेटा गर्दन हिलाता हुआ हंसता हुआ अपनी माँ को लेकर वहां से चला जाता है। एक दिन मनीषा और उसकी माँ मोमोज की तैयारी कर रही थी कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मनीषा की माँ दरवाजा खोलती है तो सामने एक सभ्य औरत अपने बेटे के साथ खड़ी हुई थी। मेरा नाम उर्मिला है और ये मेरा बेटा सुमित है। आइए आइए, अंदर आइए, क्या काम है? फिर वो अपने बेटे के साथ अंदर आते हैं तो मनीषा हैरान होकर बोलती है, अरे आप तो वही हैं। तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं वही हूँ और मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो, इसलिए मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगने आई हूँ। फिर वो औरत मनीषा की माँ को सारी बात बता देती है और कहती है कि उन्हें मनीषा बहुत अच्छी लगी है और वो अपने बेटे सुमित के लिए उसका हाथ मांगने आई है। मनीषा की माँ खुश हो जाती है और रिश्ते के लिए हाँ कह देती है। देखो बहन जी, मैं तो रिश्ते के लिए हाँ कह रही हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, हम लोग बहुत गरीब हैं, शादी भी बहुत धूमधाम से नहीं कर पाएंगे। अरे ये तामझाम तो मुझे भी पसंद नहीं है, शादी हम बिल्कुल सीधे साधे तरीके से करेंगे। मनीषा जो इतनी देर से चुपचाप बैठी हुई थी ये बात सुनकर अचानक से बोल पड़ी, हे भगवान, इसका मतलब मुझे सुंदर ब्राइडल लहंगा भी नहीं मिलेगा। मोमोज बेचती हो तो क्या महंगा महंगा लहंगा नहीं पहन सकती? और ये सुनकर मनीषा शर्मा जाती है। देखो भाई, शादी कितनी भी सिंपल क्यों ना हो, लेकिन मनीषा के लिए लहंगा तो महंगा ही आएगा। और इस तरह रिश्ता तय हो जाता है और मनीषा को अपना मनपसंद ब्राइडल लहंगा मिल जाता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होती है। मंदिर बाजार रोड पर 2 ब्यूटी पार्लर थे, एक अनु ब्यूटी पार्लर और एक आरती ब्यूटी पार्लर। अनु ब्यूटी पार्लर पिछले 10 सालों से उस रोड पर था। आरती ब्यूटी पार्लर अभी 2 महीनों से ही खुला था। आरती ब्यूटी पार्लर काफी बड़ा और नई सुख सुविधाओं से लैस था।
वहीं अनु ब्यूटी पार्लर बहुत पुराना था और उसके ग्राहक उसके काम को पसंद करते थे। लेकिन आरती ब्यूटी पार्लर जब से खुला था उसने नए नए और सस्ते बहुत सारे ऑफर निकाले। लोगों का ध्यान उस तरफ गया और सब औरतों ने आरती ब्यूटी पार्लर जाना शुरू कर दिया। अरे आप तो बिल्कुल अनु ब्यूटी पार्लर की बहन लग रही हो। दोनों की कितनी शक्ल मिलती है। कौन अनु? मैं तो किसी अनु को नहीं जानती। अच्छा, हो सकता है तुम्हारी शक्ल मिलती हो उससे। सच कहती हूँ, हूबहू तुम्हारी बहन लगती है। हाँ, मैं कह रही थी कि मुझे और मेरी ननद को तैयार होना है, तो आप मेकअप का क्या चार्ज करती हो? देखिए, मैं हर तरह का मेकअप करती हूँ। आपको कौन सा मेकअप कराना है, पहले वो बताइए। फिर वो औरत और उसकी ननद कई तरह के मेकअप देखती हैं। आरती हर मेकअप को बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी। अलग अलग मेकअप के लिए बोलती आरती उन्हें दूसरा मेकअप सजेस्ट कर देती हैं। दोनों बुरी तरह कंफ्यूज हो गईं और अगले दिन आने का बोलकर चली गई। अरे आरती दीदी, उन्होंने इतने सारे मेकअप बोल तो दिए थे, फिर आपने हाँ क्यों नहीं कहा? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तुमने देखा नहीं, वो दोनों कंफ्यूज हो रही थी। कल आ तो रही हैं। पर दीदी, आज ही आपने उन्हें हाँ क्यों नहीं कहा? और सोचो वो कल नहीं आई तो? देख लो दीदी, 2 मेकअप थे, काफी अच्छा पैसा बन जाता। आरती झूठी हंसी हंसकर दूसरे रूम में चली जाती है और वे उन्हें कैसे बताती कि ये पार्लर उसने सिर्फ अपनी बहन अन्नू को नीचा दिखाने के लिए खोला है। उसे कोई मेकअप नहीं आता। असल बात तो ये थी कि अन्नू ब्यूटी पार्लर वाली और आरती ब्यूटी पार्लर वाली दोनों सगी बहनें थीं। आरती ने अभी अभी शहर में आकर रहना शुरू किया था। वो कई बारी अन्नू ब्यूटी पार्लर गई। वहां उसने औरतों की भीड़ को देखने के बाद एक दिन अनु से कहा था, तुम तो काफी अच्छा कमाती हो, फिर भी हमेशा माँ बाबा और सबके सामने यही दिखाती हो कि तुम गरीब हो। दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है आरती। जो है मैं तो वही बताती हूँ। तुम इस काम के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, इसीलिए ऐसा कह सकती हो। रहने दो, अब तो तुम कुछ बढ़ा चढ़ा कर कह रही हो। है ही क्या इस काम में? 2-4 क्लाइंट आते हैं, उनका फेशियल करना है, मैनिक्योर पेडिक्योर करना, मेकअप करना, बाल बनाना, और बस ये काम तो मैं भी कर लूं। ओ मेरी बहन, किन चक्कर में पड़ रही है? तू ऐसे ही अच्छी लगती है। आरती वहां से अपने घर आ गई, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे अनु नहीं चाहती कि वो अपना ब्यूटी पार्लर खोले। आरती एक अच्छे घर में ब्याही गई थी। वहीं अनु ने अपनी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे थे। उसकी शादी मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी, जो एक बहुत बड़ा परिवार था। अनु का पति रमेश एक अकेला कमाने वाला था। तब उन्होंने आपसी सूझबूझ से सोचा और अनु ने पार्लर का कोर्स कर अपने घर में ही एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लिया। कुछ रेट भी कम रखे ताकि वो अपने ग्राहक बना पाए। 10 सालों में उसने अपने काम में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। वो काम सीखने के बाद उसे बड़ी लगन के साथ कर रही थी, लेकिन उसे कभी मौका नहीं लगा कि वो अलग अलग तरह के एडवांस कोर्स कर सके। वो इधर उधर कभी मैगजीन में से, कभी फोन में से चीजें सीखती थी और उन्हें करती थी। जब कभी दोनों बहनें अपने मायके में मिलती तो अनु हमेशा यही कहती थी कि बस सब ठीक ठाक ही चल रहा है। लेकिन जब आरती उसके पार्लर में आई और उसने देखा कि औरतें लगातार आ रही हैं, तो उसे लगा अनु बहुत अधिक मात्रा में कमाती है, लेकिन सबके सामने झूठ बोलती है। समीर, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लेती हूँ। पूरा दिन घर में बैठी रहती हूँ। तुम्हें पता है आजकल बड़ा पार्लर खोलो तो बहुत कमाई होती है। एक दिन में कई हजार कमा सकते हैं। तुम सही कह रही हो, लेकिन उसके लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे कोर्स करने पड़ते हैं। क्या तुम कर पाओगी? तुम भी ना। सोचो मैंने कोर्स कर लिया और फिर हम एक बहुत बड़ा सा पार्लर खोलेंगे। क्या हम उसमें ऐसे ही बेकार लोग रखेंगे? नहीं भाई, हम एक्सपीरियंस लोग रखेंगे वहाँ। फिर वो लोग वहाँ पर काम करेंगे। उन्हीं को देख देख कर मैं आधी चीजें सीख जाऊंगी। इस तरह हमारा पैसा भी कम लगेगा और रंग भी चोखा चोखा। देखो भाई, मुझे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी नजर आ रही है, और तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है? तुम आराम से घर में रहो, मैं कमा तो रहा हूँ। कभी अनु दीदी को देखा है कितनी मेहनत करती हैं? बस ये सुनते ही आरती का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो समीर को कहती है कि कोई मेहनत नहीं करती, मैं भी तुम्हें वही काम करके दिखा सकती हूँ और उससे ज्यादा पैसा भी कमा सकती हूँ। फिर वो समीर के पीछे पड़ जाती है और 3 महीने के अंदर अंदर वो हल्का फुल्का काम सीखने के बाद
अपना एक बड़ा सा पार्लर खोल लेती है जिसमें समीर तकरीबन 5 से 70,000 लगा देता है। इतना बड़ा पार्लर खुला हुआ देखकर आसपास के लोग यही समझते हैं कि किसी ने बहुत सारे कोर्स किए हैं और ये पार्लर खोला है। यहाँ तक कि आरती अनु को अपने पार्लर की ओपनिंग पर भी नहीं बुलाती है। आरती, मुझे लोगों से पता चल रहा है कि तुमने एक बहुत बड़ा पार्लर खोला है। तुमने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया? ओहो, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। चल कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों का एक ही रोड पर पार्लर है। तुमने उस दिन कहा था ना कि मेरे बस की नहीं है। देखो, मैं तुम्हें ये सब करके दिखाऊंगी। आरती, ये तो क्या करने जा रही है? ये काम बड़ा मुश्किल है। दिखने में आसान लगता है तुम्हें हर चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है मेरी बहन। मुझे नीचा दिखाकर तुझे क्या मिलेगा? मैंने तो तुझे वो बात इसलिए कही थी क्योंकि तू मेरे घर के हालात नहीं जानती। 4 ननद हैं जो कुंवारी बैठी हैं। वो सब छोड़ो, बस तुम देखो 6 महीने के अंदर अंदर मैं यहाँ पर अपना एक नाम कर लूंगी। और ये कहकर आरती झटके से फोन रख देती है। अनु अपनी बहन को समझाना चाह रही थी, लेकिन आरती थी कि कुछ सुनना ही नहीं चाह रही थी। धीरे धीरे आरती के पास काफी औरतों ने आना शुरू कर दिया, लेकिन मेकअप ना आरती को आता था और ना ही लड़कियों को। इसीलिए आरती ने टाल मटोल करके आज मेकअप का पूछने आई औरतों को भेज दिया था। और वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर वो अगर कल आएंगी तो वो क्या कहेगी। शादियों का सीजन शुरू हो गया था। अनु के पास में काफी बुकिंग हो गई थी। बुकिंग के लिए लड़कियां आरती की ब्यूटी पार्लर में भी जा रही थी, लेकिन वहां मेकअप की बुकिंग ना के बराबर थी। आरती किसी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की तलाश में थी जो उसे मिल नहीं रहा था। जब भी हम लोग आरती ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो आपकी बहन है। दोनों की शक्ल काफी मिलती है। अरे वो मेरी बहन ही है। क्या बात कर रही हो? जब मैंने उससे ये बात बोली तो उसने तो तुम्हें अपनी बहन मानने से इनकार कर दिया। हाँ, हो सकता है। उसे लगा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सब लोग आपस में हम दोनों का कंपटीशन करवा दो। वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम भी जानती है। तुम्हारी बहन है तो काम अच्छा ही जानती होगी। एक दिन अनु आरती की ब्यूटी पार्लर में आती है। बहुत सुंदर, तूने बहुत सुंदर पार्लर बनाया है आरती। ऊपरी मन से कह रही हो या दिल से? आरती मेरी बहन, तुझे क्या हो गया है? तुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुझसे जलन खाती हूँ? ऐसा तो मेरे मरते दम तक भी नहीं हो सकता। पर कुछ भी कह, बहुत अच्छा पार्लर है। मैं दिल से तेरे लिए खुश हूँ। आरती फिर अनु को अपने पार्लर की महंगी महंगी मशीनें दिखाती है। अनु आरती से बताती है कि उसका बहुत दिल था कि वो भी ये सब करे, लेकिन इतनी इनकम नहीं है। ये सुनकर आरती अपने कंधे चौड़े कर लेती है और ये दिखाती है कि उसने देखो वो थोड़े ही समय में कितना कुछ कर लिया है। आरती को एक मेकअप आर्टिस्ट भी मिल जाती है। अब दोनों बहनों का काम अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन आरती के पार्लर में, ये क्या कर दिया तुमने तो मेरे सारे बाल खराब कर दिए। अभी वो आरती पर चिल्ला ही रही थी कि अनु किसी काम से आरती के पार्लर में आती है और उस क्लाइंट के बाल देखकर वो सारा माजरा समझ जाती है। आरती के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अरे मैडम, आप बेवजह घबरा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रीटमेंट का ही हिस्सा है। आप पर जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो 100% सक्सेसफुल होगा। मुझे बातों में मत उलझाओ। अगर मेरे बाल खराब हुए ना तो मैं पार्लर पर केस कर दूंगी। आरती अनु की तरफ देख रही थी। अनु आंखें बंद करके उसे चुप रहने का इशारा करती है और फिर वो खुद उस औरत का ट्रीटमेंट करती है। 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वो औरत के बालों को शिल्की साइन कर देती है। देखिए मैडम, आप बेवजह घबरा रही थी। मैंने कहा था ना कि वो ट्रीटमेंट का हिस्सा है। अब आप अपने बाल देखिए जरा। वो औरत खुश हो जाती है और पूरी पेमेंट करने के बाद वो 1000 रुपये टिप देकर जाती है। तभी आरती अनु का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाती है। थैंक यू सो मच। अनु, अगर आज तुम ना होती तो वो औरत मेरे पार्लर को बंद करवा देती। मेरी बहन, मैं गलत सोच रही थी। मुझे लगता था कि तुम मुझसे जलन खाती हो, लेकिन तूने जो आज मेरे लिए किया है ना, उससे ये साबित कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं ही गलत सोचती थी। तू मेरी छोटी बहन है। तेरी तरक्की से मुझे कभी जलन नहीं होगी। आरती, तू एक अमीर घर में गई है और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में। उस दिन मैं तुझे यही समझाना चाह रही थी कि मेरे घर की जरूरत बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं काम करती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी भावनाओं को उस दिन नहीं समझ सकी और तुम्हारा काम देखने के बाद मुझे समझ आ गया है कि मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मेरी बहन,
तुझे मुझसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे बहुत कुछ सिखाऊंगी ताकि मेरी बहन का नाम सब जगह हो। दोनों बहन एक दूसरे के गले लग जाती हैं और फिर आरती अनु से बहुत सारी चीजें सीखती है और अपना पार्लर चलाती है।